अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी तक ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। चले जी, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। सीए स्टार्ट किया था मैंने कोई 2008 में, ख़त्म किया 2014 में। आर्टिकलशिप की पीडब्ल्यूसी से, फिर उसके बाद उस इदारे में काम किया जिसको पिछले दिनों तो आपने कम गालियां दी, अभी आगे वाले दिनों में ज़्यादा देंगे, के इलेक्ट्रिक। इसके बाद यूनिलीवर में काम किया, फिर यूनिलीवर में काम करने के बाद एक और लिस्टेड कंपनी है लोर्ड्स लिमिटेड, उसमें फाइनेंस में काम किया। फिर उसके बाद मेमन हूँ तो अंदर से दिल चाहे कुछ अपना तो होना चाहिए, तो फिर जो है फर्म, एक सीए फर्म शुरू की, उसको माशाल्लाह 4 साल हो गए, अब उस फर्म का पार्टनर हूँ। तो ये तो मेरा प्रोफेशनल था। टीचिंग के ऊपर आता हूँ तो टीचिंग स्टार्ट की मैंने, बस सीए इख्तिताम हो ही रहा था। मतलब आप समझेंगे मैं सीए में आया और मेरा फिर क्वालिफिकेशन, और मतलब टीचिंग में आया और क्वालिफिकेशन वाला रिजल्ट आया। आपका भी इंशाल्लाह वो रिजल्ट आएगा जिसमें लिखा होगा कि सीए फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। सही है इंशाल्लाह। तो टीचिंग स्टार्ट की 2014 में FAR 2 से, 2017 में FAR 1 भी स्टार्ट कर दिया। फिर जो है 2020 में FFR CA फाइनल का रिपोर्टिंग भी स्टार्ट किया, और 2022 में कंपनी लॉ भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सीए के कुल मिलाकर के 4 पेपर, अभी 3 कैफ लेवल के और 1 फाइनल लेवल का पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टीचिंग में सर अब तक अल्लाह का एहसान है कि 4 गोल्ड मेडल आ चुके हैं मेरे। 3 FAR 2 में आया है, मतलब वैसे तो एक देखा जाए तो 5 मतलब है, 3 FAR 2 में मेरे गोल्ड मेडल आए, और 1 जो है FFR में आया है। FAR 1 में 1 दफ़ा मेरिट आया है, तो ये टोटल 4 गोल्ड मेडल और 1 मेरिट है। अब आता हूँ कि सर कितने लोगों को ये लगता है कि सीए मुश्किल है? किसी को नहीं लग रहा अभी। PRC इतना आसान, PRC इतना आसान मतलब मुश्किल लगा ही नहीं। कितनों के खानदान में ऑलरेडी क्वालिफाइड सीए मौजूद हैं? माशाल्लाह। कितने खानदान के पहले सीए होने वाले हैं? इंशाल्लाह। देखो एक बात बताऊं, जिनके ऑलरेडी मौजूद है ना, उनके साथ अफसोस है, और ना अगर आप पहले होने वाले हैं ना, आपको नहीं पता क्या इज्जत मिलती है। और ये मैं आपको खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, और ये मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ कि सर मैं क्वालिफाइड सीए था और इत्तेफाक से यूनिलीवर में भी था। तो मैं अक्सर ऐसा होता था कि शादियों में जाता था तो मुझे फीलिंग आती थी कि यार दूल्हे से ज़्यादा इज्जत मिल रही है। सही है। तो जो है ये देखो क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैं तो खुद, क्योंकि सीए में थोड़ी बहुत हायरिंग वगैरह का काम भी कर रहा होता हूँ फी सबीलिल्लाह। तो जो है सर इस वक्त सस्ता टिकट का नाम सुना है? किसने सुना है सस्ता टिकट? पाकिस्तान में इस वक्त जितनी, अब मैं तुम लोगों को दिल चाह रहा है शाहिद अनवर की तरह बोलूँ, गरीबों, पाकिस्तान में जितनी भी टिकट्स बुक होती हैं ना सर ऑनलाइन, उसमें से 60% सस्ता टिकट से होती हैं। सही है। इतना बड़ा स्टार्टअप है वो। उसके सीईओ का मुझे फ़ोन आया, बोला भाई यार तुम टीचर हो, मुझे कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाल करके दो जिसको पाकिस्तान में रुकना हो। बोला आते हैं और 6 महीने में चले जाते हैं। तो बोला भाई ये जो है ना, और वाकई में सर अब थोड़ा सा ब्रेक लगाए, क्योंकि सर पिछले साल तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी सीएस के लिए जो है ना दरवाजे खोले हुए थे। अभी पिछले 4-5 महीने से जो है ना थोड़ा सा ब्रेक लगा है, नवंबर दिसंबर से। लेकिन लास्ट सुबह ही मैं देख रहा था कि डिलाइट्स डबलिन आयरलैंड, उसको क्वालिफाइड सीए चाहिए पाकिस्तानी। इसी तरीके से अभी रमज़ान ख़त्म होगा, अरबी जागेगा। अभी तो वो खाने पीने में वो है, फिर उसके बाद जब अरबी जाएगा तो उसको भी चाहिए होगा। यूएस में इलेक्शन है इस साल, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर यूएस में भी सर चाहिए होगा।
तो सर पाकिस्तानी सीए, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हालांकि आईकेएफ को तुम लोगों ने तो अभी बिल्कुल शुरुआत हो, तुम तो अभी सीए का नाम बटोर रहे होगे, है ना, खानदान में चौड़े होते हुए बच्चा क्या कर रहा है, सीए कर रहा है ना। दुआ करो यही करते रहो, वरना सर एक वक्त आता है ना, खानदान वाले भी कहते हैं कब से कर रहा है। मेरे एक पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनका भतीजा भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है सीए फाइनल में, अब तो उसके 2-3 पेपर बाकी हैं। वो उस दिन मुझे कह रहे थे, बोले थे यार ये इसका सीए, मिस्टर एक्स का सीए, तो यार ये इसका भतीजा ये यार कब से कर रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा, क्या लगता है आपको कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसकी दुनिया भर में रिकग्निशन है। मतलब मेरे दोस्त यूएस में, सिलिकॉन वैली, सही है, टेस्ला का ऑडिट कर चुका है मेरा दोस्त माशाल्लाह। वो कहता है भाई कि जो है ना पाकिस्तानी सीए से ज़्यादा टेक्निकल कोई नहीं होता। आईकेएफ इतना गंदा टेस्ट करता है। एक और बात भी याद रखो, आईकेएफ कुछ करे ना करे तुम्हारे लिए एसीसी आईसीए में बहुत आसान कर देगा। जो बच्चे, आपको पता है एसीसी में ज़्यादातर पोजीशनें लेते हैं ना, उनमें से 50% सीए के ड्रॉप आउट्स होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका सीए में जो पेपर तीसरी दफ़ा में निकला ना, उसने एसीसी में उस पेपर में ग्लोबल पोजीशन ली है। तो आईकेएफ ये करता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये बेसिकली पाकिस्तानी सीए टेक्निकली सबसे साउंड है, बस हाँ एक चीज़ में हम मार खा जाते हैं, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ स्टेज पे आके कुछ बोलना पड़ता है और वो भी अंग्रेजी में। तो हम पाकिस्तानी नॉर्मल अल्फाज से ज़्यादा आई नो, यू नो, वी नो ये कर रहे होते हैं। तो उसने कहा यार आईकेएफ को चाहिए भाई टेक्निकल्स के साथ साथ ये जो आपका पीपी वगैरह है ना, बोला इस पे भी ध्यान ये ना दे कि भाई इंस्ट्रक्टर ने आपकी प्रेजेंटेशन ले ली, नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आईकेएफ का पैनल है। आपको बता दूं अगर ये हो जाएगा और इस पे काम भी हो रहा है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खैर अब आते हैं सीए शुरू किया था, कितने को लगता है आसान है, फिर से हाथ उठा दें, कितना यार आसान है, हो जाएगा माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस। कितने लोग लगता है मुश्किल है? देखो पहली क्लास में मैं बता रहा हूँ, सी अगर मुश्किल होता ना, कसम खुदा की मेरा नहीं हो पाता। ओवर द पीरियड तुम लोगों को पता चलेगा कि जो मेरी सीए में हरकतें रही, सर सीए मुश्किल नहीं है, बस याद रखो स्मार्ट स्टडी। पहली चीज़ स्मार्ट स्टडी क्या होता है मैं हर टॉपिक में बताऊंगा, यार ये बात दिमाग में रखो। तुम सब इंटर में, ए लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स, अच्छी परसेंटेजेस बहुत अच्छे लेते हुए आए, सही है ना। यहाँ पर सिर्फ 50 चाहिए, यहाँ पर 80-90 सिर्फ 50 चाहिए। और उस 50 को कैसे निकालने वो मैं सिखाऊंगा कि सर हर टॉपिक में ना मार्क्स छुपे हुए होते हैं। ये आईकेएफ खुद कहता है भाई किसी भी क्वेश्चन में ना 40% मार्क्स इजी होते हैं। हमारा माइंडसेट चलता है इंटर वाला, ए लेवल्स वाला कि पूरा सवाल आता होगा, नहीं, क्यों आता होगा। मेरा एक पेपर बीएफडी का दूसरी अटेम्प्ट में निकला, पहली अटेम्प्ट में रुका, दूसरी अटेम्प्ट में निकला, और आप यकीन माने कसम से, मैं भी रौजे में हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे एक भी सवाल नहीं आ रहा था। 5 सवाल थे, कोई भी सवाल नहीं था जो मुझे सही से, दूसरी अटेम्प्ट भी लग गई। लेकिन यार फिर मैंने आसपास लोगों की शक्लें देखी, सबकी हालत टाइट, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि पेपर वाकई में मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा। और जब भी ऐसा आता था ना तो मुझे एक बात पता थी कि यार अब मैं 3 घंटे में पैनिक नहीं होऊंगा। नॉर्मल बच्चा पैनिक हो जाता है, मैंने कहा मैं पैनिक, वो पेपर में सर मैं यकीन माने ये सोच रहा था कि होता है ना सबसे अच्छा कौन सा आता है पहले वो करें। मैं कहता बुरों में सबसे कम बुरा कौन सा आता है उससे शुरू करो। ऐसे मैंने 5 सवाल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हो गया। दूसरी दफ़ा में, हालांकि पहली दफ़ा पेपर आता था मुझे, पैनिक हो गया था, फेल। दूसरी दफ़ा पेपर, लेकिन पैनिक, और मेरी आदत थी जिस पेपर में तैयारी अच्छी नहीं होती थी ना, उस पेपर में मैं दुआ करके जाता था, या अल्लाह हिस्ट्री का मुश्किल पेपर है, क्योंकि मुझे पता था यार मैं 3 घंटे में पैनिक, फेलियर से डर ही नहीं था। क्या है अगली दफ़ा फिर आएंगे, खानदान के पहले कौन है कोई बेंच मार्किंग करे, है ना। तो मैंने कहा भाई, तो मैं पैनिक नहीं होता था। तो सर ये मुझे पता था कि यार 3, अगर पेपर में तैयारी अच्छी है ना तो मैं कहता था आसान है, तैयारी नहीं तो मुश्किल है। जो अब मैं बोलता था यार देखो आईकेएफ में एक बात याद रखना, जब पेपर चेकिंग होती है ना, अब तो खैर हर क्वेश्चन वाइज अलग अलग होती है, हमारे टाइम में ना पूरा पेपर चेक होता था। तो मैं बोलता था यार अब देखो एक साथ एक चेकर के बाद 10 कॉपीज जाएंगी, उसमें एक मेरी होगी। अब अगर 9 पैनिक हुए होंगे और मैं
क्योंकि देखो पेपर मुश्किल है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो पैनिक है ना तो वो बहुत बड़ा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पैनिक नहीं ना फिर कुछ ना कुछ हाथ पांव मार रहा है। मैं कहता था वो अंधों में काना राजा होता है ना, निकल जाऊंगा। तो मैं इसीलिए दुआ करता था। खैर सर सीए मुश्किल नहीं, स्मार्ट स्टडी वो मैं सिखाऊंगा। दूसरी बात खुदा रहा, अंग्रेजी इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो और मैथ्स। सर इंग्लिश क्यों? देखो सीए में अगर तुम रट्टे पे गए ना तो खत्म, टाटा बाय बाय। रट्टा सर सीए में खास तौर पे मैं आपको बता दूं, खास तौर पे लॉ के पेपर में बच्चे रट्टे लगा रहे होते हैं, हर चीज़ में रट्टे लगा रहे होते हैं। उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। तुमने क्लास में से कॉन्सेप्ट लेने, लिखना अपने अल्फाज में। एक और बात, ये तुम्हें मैं आईकेप की वेरीफाइड बात बता रहा हूं कि सर यकीन मानेंगे ये आप लोग कि सर आईकेप का कहना है कि हम कैफ लेवल पे, फाइनल नहीं कैफ लेवल पे बच्चे की जो है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ना और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते अगर उसकी बात समझ में आ रही है। और मैंने ऐसे बच्चे, कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया कंपनी लॉ में, पहली दफ़ा मेरे से इंग्लिश में उसका पाला पड़ रहा था, क्लास में ड्राफ्टिंग करवा रहा हूँ। उस बच्चे की अंग्रेजी का लेवल वो था कि डायरेक्टर कमिट्स फ्रॉड को वो लिखता था डायरेक्टर इज फ्रॉड। लेकिन सर उसका भी पेपर निकला। उसको मैंने कहा भाई तू खाली अंग्रेजी पे तू पास हो, तू का अंग्रेजी पे, और अंग्रेजी कैसे अच्छी करनी है सर? अंग्रेजी सुन के अच्छी करनी है। अब उसके लिए तुम लोग नेटफ्लिक्स पे नहीं पहुंच जाना सर, अंग्रेजी सुन के भी। अच्छा याद रखें कि अंग्रेजी हम सुनते जो है ना, जिसका एक्सेंट हमारे जैसा हो ना उसकी सुनेंगे तो अच्छी होगी, और वो है भारतीय पड़ोसी मुल्क। अब पड़ोसी मुल्क में तुम लोग यार जाके उनके बहुत अच्छे जो है ना यूट्यूब चैनल्स हैं जो तुम्हें लर्निंग भी देंगे। तो दो का नाम ले रहा हूं जो कि जिनको मैं फॉलो करता हूं, एक है थिंक स्कूल और एक है ग्रोथ एक्स। ये दोनों इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं। तुम जब इनको सुनोगे ना तो तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होना शुरू। फिर आते हैं सर दूसरा मैथ्स। देखो मैथ्स करोगे, अंग्रेजी अच्छी की तुमने, प्रैक्टिकल पेपर मेजरली जो है आसान किए। मैथ्स अच्छा किया थ्योरी, क्योंकि देखो अंग्रेजी अच्छी की तो थ्योरी, मैथ्स अच्छा किया तो प्रैक्टिकल। सुनना सर कॉस्टिंग का पेपर तो मुझे लगता है आईकेप का हमारे जमाने से कॉस्टिंग का है ही नहीं, वो तो मैथ्स का पेपर होता है। उसमें आईकेप चीजें छुपाता रहता है कि ये निकाल, सही है। इसी तरीके से FAR1 FAR2 में भी आईकेप एक हरकत करता है। मैं हमेशा कहता हूं आजकल तो वैसे भी रमजान चल रहा है और अम्मी का फिर उसमें एक बिहेवियर होता है। अगर आपकी अम्मी से किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो जाए है ना, और आप जीत रहे हो इत्तेफाक से, और अम्मी के पास चीजें कम हो लेकिन आपके पास हो कि लॉजिकली, तो फिर अम्मी किस पे आती है? नमाज। तूने नमाज पढ़ी? हाँ अम्मी पढ़ी। जमात से पढ़ी? हाँ पढ़ी। कुरान खोला? सही है। तो अम्मी भी आर्ग्यूमेंट हारती है तो सही है, इसी तरफ जाती है। सही है, अभी तुम लोगों की शादी नहीं बेटा, बेगम भी यही करती है। सही है, तो वहां भी जो है अगर आप लॉजिकली जीत रहे हैं तो आउट ऑफ द ग्राउंड जाके आईकेप भी यही करता है। भाई अकाउंटिंग का पेपर है तो कॉन्सेप्ट पूछना, जब उसको लगाना कि यार कॉन्सेप्ट पूछ लिए इस टॉपिक में जो ठीक ठाक, अब उस टॉपिक में मैथ्स घुसा देगा। अब एक पेपर आया उसमें तुम लोग क्यूटी में, FAR2 का पेपर आया उसमें क्यूटी में तुम लोग वो पढ़ते होगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का एक फ्यूचर वैल्यू का होता है 1+R। अरे भाई उसने वो उस फॉर्मूला पूछ लिया FAR2 के पेपर में, कमेंट्स लिए। तो मैंने आईकेप को मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्यूटी में तुम पूछ चुके हो। मैंने कहा तुम ये कह रहे हो कि बताओ इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू की। मैंने कहा ये कौन सा पेपर चल रहा है? तो सर आईकेप भी ये करता है कि मैथ्स प्रैक्टिकल में उसका फेवरेट है। कहीं उसको लगेगा ना कि यार इस टॉपिक में अब कॉन्सेप्ट बचे नहीं ना, मैंने पास पेपर में सब पूछ लिए, अब क्या घुसा देगा उसमें? मैथ्स। तो आपको अंग्रेजी और मैथ्स उस पे जो है अच्छी ग्रिप रखनी है, तो इंशाल्लाह पूरा सीए मुस्कुराते हुए होगा। अब आते हैं सर कुछ चीजें समझते हैं। स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि हम कुछ चीजों पे ग्रिप लें। अच्छा ये बताएं कितने लोग जो है इस दफा 1, 2 और 4 देने के मूड में, और कितने लोग 1, 2, 3? तन्हा और अकेला 2 हैं। चलें सर मेरी एडवाइस भी आप लोगों को यही है बच्चों को कि देखें 1, 2, 4 दे। बच्चे जज्बात में 1, 2, 3 तो देते हैं, लेकिन सर जो 3 वाला पेपर है ना वो मेरे हिसाब से शुरू में उठाना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें आती हैं मैथ्स की घूम फिर के, तो बच्चा स्ट्रगल कर जाता है। 1, 2, 4
सही अप्रोच है, जाएं 3 पेपर दें। किसी को लगता हो कि नहीं यार किसी के कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियात होंगी, वो 4, कितने लोग 4 देने के मुंडे, 1 2 3 4 है कोई? देखें अगर कोई 4 भी देना चाहता है तो दे दे, लेकिन उसके लिए मेरी होती है कि यार कोशिश ये करे 1 2 3 4 मुझ जैसा इंटर वाला ना दे, सही है। ए लेवल्स वाले फिर दे दें 4 पेपर। वजह क्या होती है सर? ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ए लेवल्स वाले कोई सुपीरियर है, आपको पता चलेगा इनकी बिजनेस लॉ में जो वाट लगती है, सही है। याद रखें जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई देखो तुम लोग जो है ना स्ट्रगल करोगे थ्योरी में, और उसके पीछे वजह पता है क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा यार मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, सही है। तो वहां पर आप पढ़ के नहीं जाएंगे। और इंटर वाले बच्चे स्ट्रगल करेंगे प्रैक्टिकल में। इंटर वाले याद रखें, हम इंटर वालों की आदत होती है कि हम थ्योरी में जो है ना को हमेशा सीरियस लेते हैं, प्रॉपर याद कर ली, चीज़ें कर ली, रट्टे मार लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। ए लेवल्स वाला भी प्रैक्टिकल में, आईकेप का प्रैक्टिकल ऐसा होता है जिसमें ए लेवल्स वाला भी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। मुझे सब पढ़े में सर रेशो हो जाए कि पहला सवाल देता है वाली मीम देखिए तुमने, कि वो तैयार होकर जाता है पूरा सूट पहन के और पैरा तीर आंख में लगता है वहाँ पे, वही होता है इनके साथ, सही है कि जो है सर रेशोस तो क्लास ही नहीं लेनी है, पढ़ा हुआ है, पहला सवाल आईकेप ने एक दिया। और तो याद रखें प्रैक्टिकल में तो ये होता है, लेकिन आप हजरात ने इस पर टारगेट रखना है। फिर आते हैं सर आईकेप बहुत अच्छा हो गया, आईकेप एक चीज जो है बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेड। अब ये बात है ना, पता है बच्चों को पहली क्लासों में पता ही नहीं होती, बहुत कम लोग बताते हैं कि सर ये ग्रेड नामी भी कोई चीज होती है। ग्रेड क्या होती है? आईकेप ने ये फैसला कर लिया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछूंगा। मतलब उसने 3-4 टॉपिक का बंडल बनाया, बोला इनसे इतने नंबर का ही पेपर, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तब आपकी मैं अगर ग्रेड बताऊं तो आपकी जो है 3 ग्रेड है। पहली ग्रेड है, इसको चाहें तो कॉपी भी करते जाए, इसको हम ग्रेड ए कहेंगे। चले सर ग्रेड आपके सामने और 2 टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी लेवल लिखा है मैंने, और ये आईकेप में ही सब चीजें डिफाइन है। आईकेप की वेबसाइट पे जाते हो, कभी गए हो? उस पर जाओगे कैफ पे, कैफ पे जब क्लिक करोगे ऊपर लिखा होगा सिलेबस, सिलेबस को जब डाउनलोड करोगे तो उसमें आ रही होगी ये ग्रेड, ठीक है। बेसिक, चीता, वैशी, चले सर अब आते हैं ग्रेड। देखें आईकेप में ना आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं FAR 1 में, उन 12 को 3 ग्रेड्स में तोड़ा हुआ है। ये 4 टॉपिक है, इसके आगे मैंने क्या लिखा है 35 से। आईकेप ने फर्ज किया हुआ है कि इन 4 टॉपिक्स पे कम से कम 35 नंबर 35 नंबर का पेपर आएगा, मैक्सिमम 45, ना 35 से कम हो सकता है ना 45 से ज्यादा। ऑन एवरेज इसके ऊपर 37 38 का आता है, ठीक है। दूसरा क्या है सर, ग्रेड बी में 3 टॉपिक हैं, कितने नंबर आएंगे 20 से। ये जो टॉपिक है ये मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है, थ्योरी है, असल ये दोनों है सर। इस ग्रेड को मैं कहता हूं पासिंग ग्रेड। कौन से ग्रेड? क्यों सर, क्यों कहता हूं बताता हूं सर। इसलिए कहता हूं सबसे इजी मार्क्स लेना यहां से, और यहां पर फर्ज किया आईकेप ने कि 20 मिनिमम 30 मैक्सिमम, ऑन एवरेज इसके ऊपर 25 नंबर देता है। तो यहां के मैं बच्चे कहता हूं भाई तू 25 में से अगर टारगेट करके, और इजी है 20 नंबर उठा ले तो बाकी तुझे 75 में से 30 नंबर लेने, सही है। तो ये पासिंग ग्रेड है, इसमें टॉपिक्स के सवालात कवर हो जाते हैं। हाँ रेशोज कभी कभी तंग करता है लेकिन बच्चा निकाल लेगा इंशाल्लाह। अब आते हैं तीसरा, ये तीसरी ग्रेड है जिसमें सारे क्या है आइए 16 पढ़ा हुआ है, क्या नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 36 इम्पेयरमेंट, 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और 23 बोरोइंग कॉस्ट। ये 5 टॉपिक 30 से 40। अब आ जाओ सर एक और चीज है कि अपने इसमें एक और चीज भी देखो, ये सारी चीजें मैं पता हूं पहली क्लास में,
अब आते हैं सर, 3 तरह के टेस्टिंग लेवल आईकेप ने डिफाइन किए हैं। आईकेप ने कहा भाई टेस्टिंग लेवल 1 2 3, अगर मैंने किसी टॉपिक को टेस्टिंग लेवल 1 कह दिया तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर मैंने फर्ज किया है कि मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल पूछूंगा, उससे ऊपर अल्लाह ना करे तुम में से कोई, वरना बच्चे अभी होते हैं ना जज्बात में होते हैं, सही आएंगे, फिजिकल भी आएंगे, ऑनलाइन भी लाइव लेंगे, रिकॉर्डिंग भी टाइम से लेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सुस्तियाँ होंगी, है ना। अभी रमज़ान ख़त्म होगा और फिर जो है शादियों का सीज़न, फिर आप में सुस्ती, आपने क्लासें छोड़ी, फिर इतने छोड़ी, कैरी फॉरवर्ड होता गया और एंड में एक टॉपिक छूट रहा है। अब हमसे पूछते हैं सर क्या करें, टॉपिक छोड़ दें। अब मुझसे एक बच्चा अगर पूछता है सर IAS 23 छोड़ दूँ, तो मैं तो मना करता हूँ, लेकिन अगर वो बिल्कुल पेपर से एक दिन पहले पूछ रहा है सर अब तक क्लासें नहीं लिया, अब लूँ क्या, तब मैं बोलता हूँ भाई तू छोड़ दे। बाकी पे क्यों, मुझे पता है उसका टेस्टिंग लेवल क्या है, 1 है। अगर 23 छोड़ रहा है बच्चा तो कितने का रिस्क लेकर जा रहा है, 8 नंबर का। सवाल आया तो मैक्सिमम कितने नंबर का आएगा, 92 का, अभी भी वो कर सकता है। लेकिन सर अगर IAS 16 और 40 की बात करूं, इसमें अभी मैं लिखवाऊंगा, इनका टेस्टिंग लेवल क्या है, 2। अब इसके ऊपर सवाल कितने नंबर का आ सकता है, 20। इसी तरीके से एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे कुछ दोस्त हैं टीचिंग फील्ड में, उनसे मेरा इख्तिलाफ है, बहुत अच्छे हैं दोस्त हैं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ क्यों, वो 23 के ऊपर जो है ना, 23 के ऊपर 12 क्लासेस लगाते हैं। कितनी क्लासेस, 12 13, और रेशियोज के ऊपर 3। इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, इसके ऊपर कितने नंबर का सवाल आ सकता है, और 15-17 का आता भी, आराम से आता है, और उसके ऊपर एवरेज 4 नंबर का आता है। उसके ऊपर अगर मैं 12 लगवा दूं और इसके ऊपर तुम्हारी लगाऊं 3, तो ज्यादती है ना सर। तो ये आपको भी पता हो कि सर किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। अब आते हैं सर टेस्टिंग लेवल 2 3 का मतलब क्या है, मैक्सिमम। अब तुम्हारे सिलेबस में कोई भी टॉपिक टेस्टिंग लेवल 3 वाला नहीं है, सही है। अब मैं आपको 2 वाले टॉपिक्स लिखवा रहा हूं, कौन कौन से, T2 T1। T1 मतलब टेस्टिंग, T2 T1 T2 तो सर ये अब आपको इन टॉपिक्स के साथ पता चल गया कि भाई अगर किसी टॉपिक के साथ T2 लिखा है तो मैक्सिमम 20 नंबर आएंगे। तो वो तो बहुत ज्यादा, अभी मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से पेपर एक्सपेक्टेड किस किस्म का आएगा। अब पहली क्लास में बता दूंगा क्या क्या। देखो पेपर है प्रेडिक्टेबल, लेकिन आएंगे उसमें भी शरारतें डालते हैं। चले सर, अब दूसरी चीज क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल, मतलब तुम्हें कितनी गहराई में पढ़ के। प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब क्या है, सिर्फ बेसिक करके आ जाओ टॉपिक के। और गुड न्यूज या बैड न्यूज है कि आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक। 2 का मतलब क्या है, चीता बन के आना है। और गुड न्यूज इज दैट कि सारे टॉपिक T2 वाले P2 वाले ही हैं, P3 वाला भी कोई भी। सही है। दोस्त ने कहा भाई प्रोफिशिएंसी लेवल FAR 1 में क्या है और ये सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में डिफाइन हुआ है। सही है सर। टेस्टिंग लेवल क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, ताकि तुम्हें पता हो कि आईकेप कितनी गहराई में जाएगा। तो सर प्रोफिशिएंसी लेवल हमें पता चल गया, टेस्टिंग लेवल पता चल गया। अब याद रखो इसमें से भी ये मेरी जिम्मेदारी है और काजी की जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें बताएंगे कि भाई इंपेयरमेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है इसमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। जिन बच्चों ने शायद A-levels वाले कहीं पढ़ के आते हैं पता होगा कि 3 चीजें क्या होती हैं, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मुश्किल है, बाकी 2 आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन ना ले। अब 3 में से मैं बच्चे को हमेशा यही पासिंग मार्क्स अप्रोच क्या होती है कि भाई तू 3 में से जो 2 आसान चीजें उनको तो निकाल। देखें याद रखें CA में यही चीज आपके दिमाग में डालनी है कि भाई इजी थिंग्स फर्स्ट। सवाल देखा है और ये प्रैक्टिस से आएगा। जो चीज आसान है उसके मार्क्स पक्के करो। सर याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं अगर CA मुश्किल होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। और CA में अगर मुझे टेक्निक्स बचपन से स्कूल लाइफ से पता थी, मैंने शुरू से बस स्कूल लाइफ से मैंने ये बात समझ ली थी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की दौड़ में तो जहाँ भागना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ
पास होने के ऊपर फोकस रखा। अच्छा, स्कूल में तो इसका मसला ये हुआ कि गंदे बच्चों में आने लगे, लेकिन सर इसका फायदा सीए में बहुत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर सीए में ना दिमाग डरता नहीं था। मतलब क्या हो गया, सही है, स्कूल में कौन सा उखाड़ लिया था कुछ। तो सर सीए में दिमाग टेंशन फ्री, और जेईई में देखो आप पढ़ने वाले भी हो ना, तो मुझे बस तुम्हें ये कि दिमाग को क्या कर देना है, टेंशन फ्री। भाई फेलियर से डरूं नहीं मैं, सही है। और टारगेट फोकस क्या हो, पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स उठाना सबसे आसान है। देखो मेरे जो है ना कुल मिला के सीए में 3 पर्चे रुके हैं फाइनल लेवल पे। फाइनल लेवल पे मेरे 3 पर्चे जो रुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वो मेरे नहीं रुकते ना तो शायद आज मैं आपको पासिंग मार्क्स अप्रोच नहीं बता रहा होता। रुके तो मैंने रियलाइज किया कि यार फेल ऐसे होते हैं। अब तुम्हें बता रहा हूं कि ये करने, और मैं जो तीनों पेपर रुके ना उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी फेलियर की, अगर मैं समराइज करूं, कि सर पैनिक या कॉन्सेप्ट पूरे लेकर के नहीं जाना। बस कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी मेरी और काजी की। प्रैक्टिस, सर उमर काजी इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि आप उनके बच्चों से कभी पूछें कि आप में तो कितने लोग हैं जिन्होंने पीआरसी में सर काजी से पढ़ा हुआ है। सही है सर। FAR 1 में तो बच्चे बोलते हैं सर, इनको बोले बस इतनी प्रैक्टिस नहीं करा वो माशाल्लाह, इतनी वो अपनी, मेरी बुक है काजी की भी इंशाल्लाह दफ़ा बुक आ जाएगी, मेरी अपनी पूरी FAR 1 की बुक बनी हुई है, मैंने एक दफ़ा बना के दे दी इनको। मैंने कहा बस उसमें आप पास पेपर सेट होंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे, वो हर साल हर अटेम्प्ट में 4, 5, 6 सवाल हर टॉपिक के नए ऐड कर रहा होता है। सही है, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टाइम पे ना आईकेप की स्टडी टेक्स नहीं होती थी, तुम्हें पता है ना आईकेप की स्टडी टेक्स है। बच्चा स्टडी टेक्स को नहीं देखता है। अभी कॉस्टिंग का पेपर मुश्किल आया कि सुना है तुम लोगों ने? हाँ, आईकेप ने बताया उसके ऊपर क्या पिली ली है। आईकेप ने कहते हैं आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा हिस्सा था पेपर का जो स्टडी टेक्स्ट में मैंने कवर नहीं किया था। मसला क्या होता है कि सर हम टीचर्स स्टडी टेक्स्ट, मेरी एक आदत है हर टॉपिक के एंड में ना आखिरी क्लास जब होगी ना उसमें हम प्रोजेक्टर लगाएंगे और फिर स्टडी टेक्स्ट को पूरी स्किम करेंगे, ताकि उसमें आप मुझ पे चेक रखोगे सर ने कोई टॉपिक छुड़वा तो, कोई चीज़ छुड़वा तो नहीं दी है। तो सर ये है, तो हमारी क्लासों का सर अब सीन क्या होगा देखें। अभी तो शुरुआत कराएंगे सर उमर काजी, सही है। मैं अपने और काजी के आपको टॉपिक भी बता दूं। सर ये ग्रेड काजी के पास है, ये ग्रेड मेरे पास है, और ये ग्रेड मेजर मेरे पास है। इसमें सिर्फ 16 जो है काजी के पास है, और बाकी ये चारों मेरे पास है। तो सर ये काजी और मेरे दरमियान स्प्लिट है। काजी शुरुआत करवाता है। काजी जब इसके इंशाल्लाह 4-5 लेक्चर्स लेके आपकी बेस बना देगा 16 की, सही है, जब तक रमज़ान भी हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो है इसके बाद ईद के बाद आपकी मुलाकात मुझसे होगी और हम अपने पहले टॉपिक IAS 36 से स्टार्ट करें। साहब मेरी क्लास का देखें ड्यूरेशन क्या होता है। मेरा एक मसला है कि मैं नेचुरली 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता हूँ, मतलब खुद पढ़ भी नहीं पाता था। 1 घंटे के बाद मुझे ब्रेक चाहिए होती थी। तो टीचिंग में बहुत होता है, तो मेरी क्लास का ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटे का। उसमें से 5 से 10 मिनट में लेट आऊँगा। और आखिरी का एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि सर आखिरी के 10 मिनट हमें रखता हूँ स्टोरी टाइम, जिसमें हम टॉपिक से हट करके, मतलब क्लास की बात, अब आपको कोई फर्म के बारे में बात बताऊंगा, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, जो आपके अंदर जज्बात चल रहे हैं उसके बारे में, फिर जो है कुछ दीनी बातें, क्योंकि मुझे लगता है कि सर एज अ टीचर ये भी हमारी जिम्मेदारी है। देखो ये सब पढ़ोगे तो तुम पास हो भी जाओगे इंशाल्लाह और भूल भी जाओगे ये सब तुम भूल भी जाओगे। ये भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है जो कंपनी में CFO बैठा है उसको ये सब याद है? CFO को जाके ना किसी भी लिस्टेड कंपनी के CFO तुम अपना EPS का सवाल दो, बोलो करके बताए, नहीं करके बता सकेगा। ओ भाई वो ये पढ़ के भूल गया, वापिस चीजें देखूंगा तो मुझे याद आएंगी। सही है सर, मैं वापस चीजें देखूंगा तो मुझे, वरना मुझे जैसे अब ये आपका वो है कॉस्टिंग वगैरह की चीजें, अब बच्चा मुझे बोलता है प्रोसेस कॉस्टिंग, मुझे ये तो पता था यार प्रोसेस की अकाउंटिंग होती है, लेकिन बच्चा सवाल देगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा?
लेकिन सर ये जो दूसरी बात है, जो 10 मिनट में स्टोरी टाइम होता है ना, वो आपको याद रहेगा कितने मेरे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आता है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस स्टोरी टाइम की मदद से माशाल्लाह अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। बोला सर वो आपने एक स्टोरी सुनाई थी, बस उसको दिमाग में वो फंस गई थी, उसकी वजह से। अभी पिछले दिन एक बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा कि सर अब मुझे ना 2 लड़के चाहिए जो कि मैं मतलब अपने अंडर रखूँ। उसने माशाल्लाह अपना एक फर्म जो है ना कर ली। तो सर ये स्टोरी टाइम होता है हर क्लास के आखिरी के 10 मिनट, सही है। तो बच्चे कहते हैं सर हमें रिकॉर्डिंग देखते ना आपकी बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि सर 1.25 घंटे की 1 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें हमें पता होता है कि 10 से 15 मिनट का स्टोरी टाइम होगा। और जब आखिरी में पहुँचते ना कि 25 मिनट बचे और थक गए, तो मोटिवेशन आती है कि आखिरी के 15 मिनट तो वैसे ही पढ़ाई नहीं है। तो सर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये तो आज तक की हमारी क्लास की ओरिएंटेशन क्लास था। किसी का कोई सवाल ऑनलाइन से या फिजिकल से, कोई भी सवाल है किसी का? फिर हम आएंगे स्टोरी टाइम, आज की क्लास का भी होगा। सर व्हाट इज द 7th पॉइंट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरी है बेटा। कोई सवाल किसी का? आईकेप का? सर आईकेप का रीसेंट पासिंग रेशो ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊंगा, आईकेप का ओवरऑल अगर FAR1 का वो वाहिद पेपर है, 2 पेपर हैं जिनका पासिंग रेशो बुरा था, एक का बच्चा होने लगा है वही बिजनेस लो, लेकिन FAR1 का पासिंग रेशो अगर आप आईकेप की वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, सही ना। ओवरऑल पासिंग रेशो है 26%। हाउकेनेस का यार लास्ट जो हमने हिसाब लगाया था वो तकरीबन आ रहा था 59 या 58। अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा वजह है, मैं आपको बता दूं, जो 26% होता है और मेरा मानना है किसी भी इंस्टीट्यूट का 65-70 से ज्यादा नहीं होता। अगर कोई कहता है ना 90% है तो वो झूठ बोल रहा है। और किसी भी इंस्टीट्यूट का मेरा मानना है कि 30 से कम, मतलब 30 बच्चे से कम नहीं होता। सर फिर ये बाकी बच्चे क्या होते हैं जो ओवरऑल रिजल्ट 26 होता है, मैं आपको बताता हूँ वो बच्चे क्या होते हैं। सर वो बच्चे वो होते हैं जो कि उनमें से यूजुअली वो होते हैं जो कि रिपीटर होते हैं या जो बीच में चीज़ें छोड़ चुके होते हैं, क्लासें पूरी नहीं ले पा रहे होते। हमारा भी रेशो इस वजह से जो मैं कहा ना 58-59 होता है कि आप ये देखेंगे सर अगर ऑन एवरेज जब से ऑनलाइन हुआ है तो 200 बच्चा अगर है, इनरोलमेंट्स हैं 250 इनरोलमेंट्स हैं, तो उनमें से ऑन एवरेज 15-20% बच्चा वो है जो कि पेपर देगा ही नहीं, और 20-25 बच्चा वो होगा जो कि तैयारी के साथ पेपर नहीं देगा, सही है। क्यों सर? वो क्लास ही उसकी छुट्टी भी होंगी। तो इस वजह से ओवरऑल रेशो क्या होने जाता है सर? पिछली दफ़ा का पेपर अभी जो हुआ ये बहुत, इसमें मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पेपर निस्बतन आया था, फिर मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी। आईकेप इसमें से IAS 16 का सवाल अक्सर पूछता है, IAS 40 का नहीं पूछता था उसकी जगह, हालांकि दोनों 20 के पूछे जा सकते हैं। पिछली दफ़ा मैंने कहा था इस दफ़ा IAS 40 आएगा, 16 नहीं आएगा, और वो आ गया IAS 40। और IAS 40 निस्बतन ईजी लगता है बच्चे को एज कंपेयर टू 16। तो खैर ये है। कोई और सवाल? पक्का? चलें सर अब आते हैं, आपको एक दुनिया में लेकर के जाते हैं। दीन के बारे में कितनों को इल्म है? माशाल्लाह लगता है कि सर थोड़ा बहुत ही सही है। नहीं है, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। चलें सर आपको पता है दीन में 4 इमाम हैं, उनको फॉलो किया जाता है। कौन कौन है? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। तो सीए की दुनिया में भी 4 इमाम हैं, उनको फॉलो किया जाता है और उनको कहते हैं कलेक्टिवली बिग 4, PwC, EY, KPMG और ये 4 बड़े इमाम हैं। फिर छोटे इमाम भी हमारे पास, BDO और अबे यूसुफ आदिल डिलाइट सी है यहाँ पे, BDO और GT, ग्रैंड थॉर्टन। ये टॉप 6 फर्म्स अब दुनिया भर में कहलाती हैं। सर इनमें जाना मैटर करता है? बिल्कुल करता है। देखो ये बहुत सारे तुम्हें लोग मिलेंगे कि नहीं मैटर करता है भाई। पहली जॉब अगर आपकी जो है ना, पहली आर्टिकलशिप अगर आपकी PwC में हो ना सर, तो दुनिया आपको अलग नज़रों से देख रही होती है, सही है। ये कोई, हाँ लेकिन रिस्क का वादा इनके साथ नहीं है, वो अल्लाह के साथ है, ये बात याद रखनी है।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो PWC से आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन वो आज इस पोजीशन पे है माशाल्लाह कि PWC वाले 10 लोगों को अपने अंडर रख लें। तो ये रिस्क का वादा अल्लाह। हाँ, लेकिन ये मैटर करते हैं। अब ये इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ना कुछ कुछ बातें हम पढ़ेंगे क्लियर नहीं है। जब वो क्लियर नहीं है ना, तो आपको उसके ऊपर राय चाहिए होती है। जैसे भैया जो 4 इमाम हैं ये क्यों बनाए हुए हैं? कि यार दीन में कोई मसला हो तो उसके ऊपर ये चारों की राय देखें ना कि यार इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, इनका क्या व्यू है। तो यहाँ पर भी IAS में कुछ बातें जो हैं, एक लाइन लिख दी IAS ने, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो, तो ये 4 यूजुअली करते हैं, फिर ये 2 भी अब आने लगे, लेकिन ये 4 यूजुअली दुनिया भर में कर रहे होते हैं। आपके लिए बैड न्यूज़ ये है, पाकिस्तान में से डिलाइट्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया। EY का भी बहुत मतलब वो चल रहे हैं कि EY ने कहा हम लोकल काम नहीं करेंगे, इंटरनेशनल काम ही करेंगे, हमें लोकल मार्केट में धंधा अभी नहीं 2-3 सालों में फेज आउट करेंगे। तो सर ये फर्म्स हैं, आपकी आर्टिकलशिप याद रखें, आपकी जो ये कैफ की स्टडी है ना, ये एक तरफ है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ना कि हमारे CA की वर्थ क्यों है, तो उसमें 30% स्टडीज़ का ताल्लुक है, 70% आर्टिकलशिप, और वो एक अलग दुनिया है। याद रखें, आज की स्टोरी टाइम का देखें लेसन क्या है। इस पीरियड को जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, 1.5 साल जितना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सर जब ये पीरियड शुरू होगा ना आर्टिकलशिप का, तो 3.5 साल हो सकता है तुम्हारे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन 70% चांसेस है कि बुरे नहीं गुजरेंगे, लेकिन ये कि तुम्हारी सोशल लाइफ काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगेगी। जो दोस्त यार होंगे ना वो छूट, क्योंकि सर ऐसा हुआ है, मैंने अपनी आर्टिकलशिप में 40-40 घंटे हम क्लाइंट पे एक साथ रहे। मतलब ऐसी हालत थी कि जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं और टेक लगा कर नहीं बैठ रहे कि टेक लगा और आंख लगी, फिर कौन वजू करने जाए। सही है, तो ये भी होता है। लेकिन सर एक और बात, इससे डीमोटिवेट नहीं होना। तुम 3.5 साल मेहनत करोगे और फिर ज़िंदगी भर इस 3.5 साल की मेहनत का खाओगे, क्योंकि ये 3.5 साल में अल्लाह ने तुम्हें वो तजुर्बा दिलवा देना है इन फर्म्स के थ्रू कि तुम्हें नहीं पता कि जो बंदा इंडस्ट्री में 10-12 साल से बैठा हुआ है ना, तुम उसको बीट करोगे। तो फर्म्स बुरी होती हैं, गालियाँ भी लोग देते हैं। अभी लोग कैफ में ICAP को देते हैं, आगे जाके ICAP अच्छा लगने लगेगा, बोलेंगे असल तो पापी ये हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो लाहौर के इस वक्त हमें देख रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से बाहर के, सर याद रखें कराची में आज भी जितनी फर्म्स में रिक्वायरमेंट है सबको मिला के, छोटी बड़ी ना, उतना बच्चा नहीं है। और लाहौर में ये हालत है कि मेरी अपनी फर्म जो है उसका 7 शहरों में हमारी फर्म के ऑफिस हैं। मैं कराची और कोयटा देखता हूँ माशाल्लाह। तो उसमें लाहौर वाले पार्टनर कहते हैं कि हमें 2 बच्चे चाहिए होते हैं और हमारे पास 450 CV आती हैं। मतलब लाहौर की फर्म के पार्टनर कहने लगे कि सर ऐसा है कि हम बच्चे को बोले ना कि उल्टा हमसे स्टाइपेंड लेनी हमें दे तो भी देगा। तो सर वहाँ पे आर्टिकलशिप, क्योंकि सर पॉइंट क्या है, ICAP के अब आप स्टेट्स देखें तो पंजाब में बच्चा CA का ज़्यादा हो गया, KP के और पंजाब में CA का इस वक्त 75% बच्चा है, और सिंध में कितना है 25, और आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज कराची में 75% है। मेरी फर्म में अभी मैंने 4 बच्चे पंजाब से डायरेक्ट इंपोर्ट किए, और उन्होंने कहा सर यहाँ तो आर्टिकलशिप भी नहीं मिल रही। मैंने इंटरव्यू लिया जूम पे, मैंने कहा बेटा आना चाहो तो आ जाओ। 4 बच्चे आए, कहाँ के सर? हालांकि मेरी फर्म कैटेगरी B फर्म है, मतलब आप समझें कुल मिला के जो टोटल फर्म्स होंगी ना वो होंगी 600-700। मेरी फर्म माशाल्लाह आती है टॉप 40 में, लेकिन सर चलें आप लगवा दें इसको 40वें नंबर पे, लेकिन उससे पहले अगर 39 फर्म्स हैं, वैसे 40वें पे नहीं आती, 28वें 29वें आती है, लेकिन अगर उससे पहले जो फर्म्स हैं बच्चे को वो भी नहीं मिल रही। पंजाब में बिग 4 तो भाई बगैर रेफरेंस के है ही नहीं। तो आप कराची में तो जो है वो फिर अपने आप को लकी समझें कि आपके लिए फर्म के मसाइल हैं, इतने नहीं है पंजाब में। लेकिन वही बात है कि सर हिम्मत नहीं हारनी है और इस पीरियड को टेक अवे ये एंजॉय करना है, क्योंकि आगे 3-3.5 साल में थोड़ा सा खतरनाक पीरियड आएगा। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान।
अपना मेरा नंबर, अगर आप लोग कोई चाहें तो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द जवाब मिलेगा। 2468189032। कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर ली, सब कर लिया। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आफ्टर रमजान। कल आप लोगों की क्लास है सर उमर काजी की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है, फिजिकल वाले जा सकते हैं।